हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार देते जाएंगे। तो उसी सीरीज़ में जो आज का हमारा क्लास है वो क्लास 12th का फिजिक्स है। भौतिकी के एक अंक वाले, एक नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कर लेंगे यहाँ। इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सटीक आंसर, जिससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, किसी भी तरह का मार्क्स कटने की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो पूरा हम बताने वाले हैं। मतलब प्रश्नों के साथ साथ हम उत्तर भी देखने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मैं लेते आया हूँ यहाँ पे, और सभी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। अब उत्तर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, याद रखिएगा क्यू नॉट या क्यू जीरो ऐसा लिखते हैं, को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा आप, जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। या तो आप इसको करिए ऊपर का, या नीचे वाला, देखिए दोनों बिल्कुल सटीक है। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी लिखेंगे आंसर तो पूरे नंबर मिलेंगे। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट इसका आंसर होगा, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ जो हमने दिया है, ये जो हाईलाइट करके बताया है वो क्या है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। कभी कभी अगर आप इससे क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये सब भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। याद रखिएगा, विद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, W मतलब किया गया कार्य, और क्यू नॉट मतलब क्या होगा, ये परीक्षण धनावेश जो है वो। ठीक है, मात्रक की बात करें, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन सीधे सीधे कभी कभी आ जाता है कि विद्युत विभव का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है। बस, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम लिखो या वोल्ट लिखो, दोनों बिल्कुल सही हैं। इसकी विमा की बात करें तो विमा देखिए M L2T-3 A-1। अब इसको लिखना कैसे, देखिए बॉक्स बना लीजिएगा, और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। ML2T-3 घात में लगाना है, ठीक है, और A-1, इस तरह से आप इसकी विमा जो है लिखिएगा। ठीक है, तो ये विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। एक नोटबुक आप लेते चलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप आंसर लिखते जाएं उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक लेंस की क्षमता जल में अधिक होती है या वायु में। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि लेंस की क्षमता किस में अधिक होती है। इसको हम आंसर देने से पहले इसका एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। पावर, अगर बात करें क्षमता मतलब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। एफ क्या है, फोकस दूरी है। अब अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी, ध्यान से समझना, फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो क्षमता कम होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि फोकस दूरी बटे में है, अपॉन में है, इसलिए फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो आपको बस इसी को बेस लेकर के आंसर देना है कि जब लेंस को हम अगर जल में डुबाते हैं, ठीक है, किसी पानी में हम लेंस को डुबा देते हैं, तो उसकी जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात, फोकस दूरी लेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है जब उसको जल में डुबाते हैं, और इस वजह से इसका जो पावर है या क्षमता है वो कम हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा कह सकते हो कि इस सवाल का आंसर क्या होगा कि एक लेंस की क्षमता जो है जल में कम होती है, वायु में अधिक होती है। वायु में लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है। फिर सीधा सीधा फॉर्मूला यही है, हमारा बेस है, और इसी से हमने बताया। एकदम रटने का ज़रूरत नहीं है, एकदम भी आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, पूरा तरीका बताते जाऊँगा, याद भी होते जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन समझ आया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान
कितना होता है। अब फोटॉन का गतिज द्रव्यमान अगर आपसे पूछा है तो पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, गतिज द्रव्यमान भी पूछा है और विराम का द्रव्यमान पूछा है फोटॉन के लिए। तो फोटॉन का गतिज द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र हमको पता है, E बराबर एच न्यू होता है। इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, जो V जैसे दिख रहा है। अब न्यू क्या है, तो न्यू आवृत्ति, और न्यू का मान जो है ना, ये न्यू जो आवृत्ति है उसका मान होता है C/λ, जहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल है, और λ जो है तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। तो और एक जो है अगर मान रखें यहाँ पे न्यू का मान रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ हो जाएगा। इसको हमने समीकरण पहला दे दिया, ठीक। इसी तरह जो आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का समीकरण होता है, ठीक है, E=mc² होता है, E=mc², ठीक है। अब ये जो है ये सभी को पता है, दोनों जो है एनर्जी है, दोनों जो है ऊर्जा का सूत्र है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों को हम बराबर कर सकते हैं इस तरह से। जब दोनों को बराबर करते हैं तो mc² बराबर hc/ क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और हमको क्योंकि यहाँ पे m का मान चाहिए तो m को हम रखेंगे वहीं, ठीक है, और ये जो c है वो नीचे चले जाएगा इधर, तो हो जाएगा m बराबर h/λc। ये इसका आंसर होगा, गतिज द्रव्यमान इतना होता है फोटॉन का, ठीक है। तो पूरा मैंने निकाल के दिखाया, आप चाहे तो बस लास्ट में जो आंसर आया है वही भी लिख सकते हैं कि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान m बराबर h/λc होता है, जहाँ m द्रव्यमान है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, c जो है प्रकाश की चाल है, और लेमडा जो आपको दिख रहा है वो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। 3 क्वेश्चन अच्छे समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बताइए। अब भाई सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, डायग्राम बस बनाना है। ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड बनाना है आपको, कुछ इस तरह से कर लेना है, ठीक है, ये, और यहाँ पे जो है जेड का निशान बना देना है, जेड फॉर जेनर, ऐसे, ठीक है। तो ये जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। बिल्कुल इतना मार्क बनाने में आपको 1 मार्क्स मिल जाता पटाख से। अब बना के एक नंबर जो है गेन कर सकते थे, ये आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, इसको बहुत बार ये रिपीट किया है, वैल्यू बदल बदल के यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, वैल्यू को बस बदलता है, ठीक है। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक प्रश्न लिख दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए 1 नंबर के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए, 1 नंबर के लिए देने का इसका रीज़न भी है क्योंकि बहुत आसानी से ये बन सकता है। देखिए, इसी स्रोत से प्राप्त ताक्षणिक वोल्टता का मान जो है निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। ये समीकरण दे दिया है, ठीक है। तब स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्ग माध्य मूल मान मैं बता देता हूँ आपको, जिसको RMS कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √min²। VRMS का मान निकालना, इसका सूत्र होता है V0/वर्गमूल 2। बस ये सूत्र आपको याद करना है। इससे क्या होगा ना कि आपको आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ चाहिए। तो देखिए, आपके पास ये समीकरण ऐसा दिया रहेगा, वैल्यू बदल देता है, जैसे यहाँ 200 लिखा है, 300 लिखा होगा, 500 लिखा होगा, 250 लिखा होगा, जो भी लिखा होगा ऐसे करके चेंज करके दे देता है। अब दिया गया समीकरण हमारे पास यही है, ठीक है। इसकी तुलना हमको क्योंकि V0 चाहिए ना, V0 चाहिए, V0, तो इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे। V बराबर V0 sin ωt होता ही है, ये आपको याद कर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना करोगे ना तो V0 की जगह में आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा कि 200√2 लिखा हुआ है, 200√2 लिखा हुआ है, और ओमेगा की जगह में लिखा है 314, ठीक है, 314। अब हमको इसका ज़रूरत नहीं है ओमेगा का हमको, तो इससे मतलब है अगर हमारे पास ये वैल्यू मिल गया तो हम सीधा सीधा वर्ग माध्य मूल मान VRMS निकालेंगे। सूत्र होता है V0/√2, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो √2 और √2 कट जाएगा और 200 वोल्ट हमारे पास आंसर आएगा। यही तरह का सवाल बहुत बार पेपर में आया, अलग अलग सेट में पूछा है, नंबर बस चेंज किया है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं लूँगा। एक बार अगर आपने इस तरह का सवाल बना लिया ना तो आपको जो है हैबिट हो जाएगा कि इस तरह के सवाल कैसे बनाने हैं। वैल्यू चेंज कर देने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखते हैं आगे, जो है अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन हो गया, 6वां क्वेश्चन है। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है बताना है। तो विद्युत द्विध्रुव को अगर मैं बताऊं तो एक डायग्राम पहले बना देता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये विद्युत द्विध्रुव होता है, यहाँ पे जो है आवेश रहते हैं, प्लस आवेश, प्लस Q आवेश, यहाँ पे माइनस Q आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L होता है, और इसी निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसी को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आसान है, क्या परिभाषा देना आसान है कि जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के, देखिए
परिमाण दोनों का सेम है, क्यू क्यू लिया मैंने, स्मॉल क्यू लिया, लेकिन इसकी प्रकृति विपरीत है, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर, ये 12 लिखा हूं मैं, ये बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तब इस प्रकार के निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एकदम आसान है विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना। अगर आपने ये डायग्राम देखा, आपने बनाया भी होगा, तो आपको आसानी से विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का परिभाषा आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर आवेश तो होते हैं, लेकिन कुल आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि एक तरफ प्लस आवेश एक तरफ माइनस क्यू आवेश, अगर कुल आवेश की बात करें तो शून्य होता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैंने दे दिया। वैसे इस क्वेश्चन में आपको लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपको, जैसे मैं बताया कि भाई आप तैयारी करो तो पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से दर्शाया जाता है, और विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं उसके उदाहरण, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। ये क्वेश्चन ये जो है इंपॉर्टेंट है कि उसको उदाहरण दीजिए बोल देगा। मान लो कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, अभी पूछा था, पहले पूछा था, अब हो सकता है 2025 के पेपर में पूछते कि विद्युत द्विध्रुव का दो उदाहरण लिखिए। तो HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया जैसे अणु हो गए, ये विद्युत द्विध्रुव होते हैं, यही आपको लिखना होगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बता दिया, और ये दो एक अंक के लिए एक सटीक आंसर भी मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। बार बार कह रहा हूँ, नोटबुक लेके बैठेंगे ना तो आसानी से आप फटाफट आंसर क्वेश्चन लिखते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली टोटल क्वेश्चन जो है 7th है। 7th क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, ये लिखना है सिर्फ। तो अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है। सिर्फ इतना ही लिखना है जो मैंने हाईलाइट किया ना, यही आंसर लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तभी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। इस स्थिति में अगर बात करें तो जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और ये वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी होता है। तो आपको जो ये मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से, बस उतना ही आंसर आप लिखेंगे, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, ये देखिए मैंने बताया था फोटॉन का गति का द्रव्यमान मैंने निकाला, और विराम का भी पेपर में पूछा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ रखा है कि फोटॉन का विराम का द्रव्यमान कितना होता है। तो फोटॉन का विराम का द्रव्यमान जो है 0 होता है। मतलब जो स्टैटिक कंडीशन में विराम की स्थिति में फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है। फोटॉन एक विकिरण ऊर्जा से जुड़ा कण है, इसे ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। यह विद्युत उदासीन होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फोटॉन का विराम का द्रव्यमान जो है 0 होता है, ये याद रखिएगा। गति का द्रव्यमान तो निकाल दिया हमने, m = क्या होता है, ठीक है, h/λc। ठीक है, ये हमने निकाला था। ठीक, तो ये गति का द्रव्यमान है, और यहाँ पे विराम का द्रव्यमान 0 होता है, याद रखिएगा फोटॉन के लिए। एलईडी का संकेत चिन्ह, ये भी पेपर में आ चुका है। देखिए इससे पहले मैंने एक और संकेत चिन्ह आपको बताया। ठीक है, अब जेनर डायोड का था, यहाँ पे एलईडी आपको दिख रहा होगा। एलईडी का संकेत चिन्ह इस तरह से बनाना है, देखिए, क्योंकि यहाँ से लाइट निकलता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो डायोड का चित्र बना के आपको एरो बाहर की तरफ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट जो है एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे निकलता है, एनर्जी के फॉर्म में जो है लाइट निकलता है। ठीक है, तो एलईडी का यही प्रतीक है। तो एलईडी का संकेत चिन्ह कैसे बनाना है समझ आ गया। इतना करने में आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये जो फर्स्ट पार्ट बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने रखा, और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट का समय दे करके आप याद कर लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है। ठीक है, 1 अंक वाले और भी मैं दो पार्ट कम से कम ले करके आऊँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए जो है क्या है, मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 ये था, अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये मत सोचिए कि भाई आपको शॉर्टकट तरीके से सब चीज़ मिल जाएगा। शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जरा सा। बाकी हम ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, याद कैसे करते हैं, तरीका क्या रहेगा, किस तरह से आपको याद होता है, वो सब तरीके मैंने आपको आंसर में बताते गया है। ठीक है, तो आंसर में हमने बताया, उसी तरीके से आप फॉलो करते हुए जो है आप आंसर याद कर सकते, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और बार बार कह रहा हूँ, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया बहुत
सटीक आंसर, कोई इसको झुठला नहीं सकता, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। ठीक है, बोर्ड में जब आप बैठेंगे ना, तो देखिए मैंने कुछ सॉल्यूशन अपने हाथ से भी करके दिखाए हैं, जो प्रिंट करके या टाइप करके मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको क्लियर समझ आए। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे जो प्रिंट करते या न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन, उसको मैं हाथ से भी अपना मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ज़रूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किया तो, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन देने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। तो सारे स्टूडेंट तक हमारा टारगेट है कि सारे स्टूडेंट तक जो है हम पहुँचे और उनको भी हेल्प कर सकें, जो कोचिंग नहीं जा सकते या जिनको प्रॉब्लम होता है या जिनके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, उनके पास भी हम पहुँच सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जो है दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।